नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में। जी हाँ, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हर बुधवार को हम लेकर आते हैं आपके लिए विमेंस वेडनेसडे, और आज भी ये पेशकश लेकर आए हैं हम, जहाँ पर बात होने वाली है महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग की। और क्योंकि बजट मोड में हम जा चुके हैं, तो हम बात करने वाले हैं महिलाओं के निवेश के बारे में, उनके कारोबार के बारे में, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, बजट के लिहाज से भी। लेकिन उन सबसे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि आप लोग हम तक पहुंचते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए, तो वो नंबर आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश करवा देते हैं। और साथ ही यूट्यूब पर अगर हमें देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। अगर आप ऐसी महिला हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुकी हैं और या करना चाहती हैं, पहली सैलरी की बात हो या रिटायरमेंट प्लानिंग की बात हो, अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आपने अभी तक की हुई है उसकी डिटेल्स हमें दे दीजिए, बाकी काम हमारे एक्सपर्ट कर लेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने सभी आर्थिक लक्ष्य, वित्तीय लक्ष्य को आप पा सकती हैं, उसे अचीव कर सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विमेंस वेडनेसडे के इस एपिसोड पर की। और आज हमारा फोकस जो है वो महिला निवेशकों पर है और साथ ही महिला उद्यमियों पर भी है। और ऐसे समय में जब महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण नीति निर्माण का केंद्र पूरी तरह से बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने महिलाओं की क्रेडिट, सेविंग और निवेश तक पहुंच बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब 10 लाख तक का बीमा गारंटी लोन मिलता है और इस योजना के करीब 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना की बात करें, पहली बार बिजनेस शुरू करने वाली महिलाओं को 1 करोड़ तक का बैंक लोन मिलता है। इसमें 80% से ज्यादा लोन महिला उद्यमियों को मिले हैं। सेविंग्स की बात करें, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो कि लगभग 7.5% फिक्स रिटर्न देता है, लॉन्च के कुछ ही महीनों में 22 लाख से ज़्यादा खाते यहां पर खुल चुके हैं। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, 8.2% ब्याज दर और पूरी टैक्स छूट के साथ ये आपको जो है सुविधा मिलती है। बेटियों के भविष्य के लिए सबसे भरोसेमंद लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम ये बन चुकी है। और इसके अलावा लखपति दीदी योजना का लक्ष्य है स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सालाना 1 लाख रुपए से अधिक कमाने की श्रेणी में आ भी चुकी हैं। कागजों पर तस्वीर काफी मजबूत दिखती है, लोन भी बढ़ रहे हैं, सेविंग्स बढ़ रही हैं, भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये योजनाएं जमीनी स्तर पर टिकाऊ व्यवसाय, ज्यादा महिला रोजगार और असली आर्थिक आजादी में बदल रही है, या फिर अब भी कुछ यहाँ पर संरचनात्मक चुनौतियां हैं जो रास्ता रोक रही हैं। और बजट आने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है। अब ऐसे में नई उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। आसान फंडिंग, मजबूत नीति समर्थन और महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए बेहतर इकोसिस्टम की जरूरत है। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज हम समझेंगे हम वास्तव में खड़े कहाँ पर हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा, जो कि रोजाना इस तरह की पेशकश में हमारे साथ जुड़ते हैं हर बुधवार को। हर्ष, आपका स्वागत है। और क्या है ज़मीनी सच्चाई? जो स्कीम्स हम बात कर रहे हैं, जिन योजनाओं की हम बात कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन तो है, भागीदारी तो है, लेकिन अगर हम इसको दो हिस्से में देखें, ग्रामीण भारत और शहरी भारत, कितना फर्क है? तो भाई कविता, कई ना 2 या 3 साल पहले हम एक फाइनेंशियल लिटरेसी टूर किए थे, हम्म। जिसमें हम काफी छोटे छोटे गांव में बहुत सारी जगह पे गए थे और वहां पे ये प्रोग्राम के थ्रू हमने काफी गांव में हम लोगों से इंटरेक्ट किए थे। हम्म। हम्म। तो एक चीज जो कॉमन निकल के आई थी यहाँ पे कि जो सेंट्रल लेवल पे जो स्कीम्स बना इंट्रोड्यूस की जाती हैं, हम्म। वो कई बार ये गाँव में, छोटे-छोटे गाँव में लोगों को इन स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं होता है। हम्म। हम्म। नाउ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जब हमने किसी से भी बात की। हम छोटी-छोटी बातें कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये जो हम्म। 2-2 लाख रुपए की जो स्कीम्स हैं, ये हम्म। बैंक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है और इसके प्रीमियम्स भी जो हमने बात की उस समय तो ₹12 थी, अभी ₹20 हो चुकी हैं, जो हम्म। बैंक में डेबिट होती है। ये स्कीम्स भी लोगों को वहाँ पे पता नहीं थी। हम्म। तो
और जिसका ज़िम्मा दिया गया था बैंक्स को कि वो बैंक अपने खातेदारों को ये इसके बारे में बताएँ और हुँ, वो हुँ। स्कीम्स का लाभ ले सकें। हुँ, हुँ। तो बैंक्स के नेटवर्क्स हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी उन छोटे-छोटे शहरों में जब हम गए थे, लोगों को इन स्कीम्स के बारे में नहीं पता था। हुँ, सो हुँ। आई थिंक खाली दिक्कत कहाँ थी? जो आपका था कि डिस्कनेक्ट कहाँ पे है? हुँ, कि हुँ। केंद्र सरकार जो है बहुत अच्छे इंटेंशन से बहुत सारी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करती हैं ताकि उसका फायदा जो है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन को जा सके। सो इन दिस केस हम बात कर रहे हैं महिलाओं को उसका फायदा मिलने के लिए, महिलाओं को एक सपोर्ट सिस्टम मिले, कोलैटरल फ्री लोन मिल रहा है। हुँ, आपको हुँ। लखपति दीदी के थ्रू आपको स्किल डेवलपमेंट के बाद आपको 1 लाख रुपए मिनिमम इनकम की फायदे मिल रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे जो ये स्कीम्स हैं, ये टारगेट की गई हैं छोटे शहरों में और गाँव में जो महिलाएँ उनके लिए। हुँ, अब प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट में प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये वहाँ तक इन्फॉर्मेशन, नॉलेज या ये स्कीम्स एकदम ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाती। तो इसे कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाए? आई हुँ, थिंक यही एक सिस्टम होना चाहिए ताकि इन स्कीम्स का लाभ वहाँ तक पहुँचे। हुँ, हुँ। दूसरी दिक्कत हुँ, जो हुँ। है कि एक है वो बिचौलियों की। हुँ, हुँ। गाँव में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपको स्कीम के बारे में पता भी है, हुँ, तो भी उसका एप्लीकेशन करना वगैरह के लिए आपको किसी की सहायता चाहिएगी और यहाँ पे आते हैं वो मिडलमैन चालू हो जाते हैं, जहाँ पे जितना फ़ायदा होता है, वो उसका फ़ायदा मान लीजिए एक हद तक वो जो मिडलमैन है, जो ये फॉर्म्स भरने का या एप्लीकेशन करने का प्रोसेस है, उसमें उनका मेजर जो बेनिफिट्स है, वो निकल जाते हैं। हुँ, तो हुँ। आई थिंक ये 2 जो पॉइंट्स हैं कि कैसे इन्फॉर्मेशन एंड यूज़र तक पहुँचाई जाए स्पेसिफिकली जो गाँव गाँव और छोटे शहरों में रहते हैं और दूसरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो अगर खुद से ना कर सकें, तो उसका क्या तरीका है ताकि वो एक मिडलमैन या एजेंट्स के थ्रू नहीं जाना पड़े, क्योंकि वहीं से फिर सारी दिक्कतें चालू हो जाती हैं, वहीं से फिर मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड्स वहीं चालू हो जाते हैं। तो आई थिंक ये 2 लेग्स अगर पूरे कंप्लीट हो जाएँ, तो ये जो केंद्र सरकार जो इतनी अच्छी इंटेंशन से सपोर्ट स्कीम्स निकालती हैं, उसका फ़ायदा सही मायने में महिलाएँ ले पाएँगी। बिल्कुल। थोड़ा-सा महिला उद्यमियों की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से लोन्स देकर उनका व्यवसाय या घर-घर से, क्योंकि हमने देखा था कि पैंडेमिक के दौरान जो है महिलाओं ने अपना कारोबार करना शुरू किया। अब इसका पिकअप कितना आपको लगता है ग्रामीण इलाकों में होता होगा? जी, कविता ग्रामीण इलाकों में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपने सही बताया हुँ, कि एक हम बात करें शहरों में हुँ, जो वुमेन हैं वो इनका फ़ायदा समझती भी हैं और ले हुँ। भी पाती हैं क्योंकि बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन आस-पास मिल जाती है आपको। हुँ, 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 हुँ। प्रॉब्लम होता है कि जब हम टियर 3, टियर 4 सिटीज़ या गाँव में जा रहे हैं, वहाँ पे महिलाओं को इतना इंडिपेंडेंट होना अपने आप में कई जगहों पे ऑफेंसिव माना जाता है कि भई आपका काम है घर सँभालना, आप अगर ज़्यादा काम करने निकलेंगी तो आप बहुत एम्पावर्ड हो जाएँगी, फिर आप सवाल पूछेंगी घर के मर्दों से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा एनकरेज किया ही नहीं जाता है। तो अगर आप वो कॉन्सेप्ट को ही एनकरेज नहीं करेंगे, तो उसकी स्कीम्स का लाभ आप लेने भी नहीं देंगे और ना ही ले पाएँगी। हुँ, तो हुँ। आई थिंक ये एक ऐसी सिचुएशन है जो केंद्र सरकार भी शायद नहीं सॉल्व कर सकती। ये एक सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन है जो आई थिंक एक प्रैग्मैटिक थिंकिंग ऑफ मेन जो उस गाँव के सरपंच हैं या जो बड़े हैं, उन्हें एक एक काउंसलिंग सेशंस के रूप में इस कॉन्सेप्ट को उस गाँव के सारे मर्दों को या बाकी सबको जो है उनको समझाना होगा कि अब टाइम आ गया है कि अगर हम महिलाओं को एम्पावर करेंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगी, वो घर में फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट करेंगी, तो सबके लिए ही अच्छा रहेगा। सो आई थिंक इट इज़ नॉट टू डू कि स्कीम्स आ गई हैं, इट इज़ मोर टू डू कि एक्सेप्टेंस अगर ग्राउंड लेवल पे हम महिलाओं महिलाओं को प्रोत्साहन नहीं करेंगे कि वो आगे आए, काम करें, इंडिपेंडेंट बने, तो ये स्कीम्स चाहे कितनी भी ले आएँ, उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। हुँ, हुँ। महिला रोजगार को लेकर और कितना पुश आना चाहिए? हमने नए लेबर कोड में देखा कि बहुत सारी महिलाओं को लेकर ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है जहाँ पे उनका वर्कफोर्स में आना आसान होगा और जब वो आएँ तो उन्हें काफ़ी बेहतरीन इकोसिस्टम भी दिया जाए। लेकिन उसको अब इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कितनी दिक्कतें आ सकती हैं? ठीक, अभी तक ग्राउंड लेवल की अगर हम बात करें ना, सो महिलाओं की जो जो फैसिलिटीज है या जो हम बोल रहे हैं कि ये क्रैश सर्विसेज हैं, एक आपकी कोई भी ऐसी जो वर्क स्पेस में आपको कोई ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे एक अगर मदर है और वो काम कर रही है, एक मदर एक इन्फेंट की मदर है या एक टॉडलर की मदर है,
तो उनके लिए डे केयर सेंटर्स जो आपको ऑफिस स्पेसेस में कोई क्रेश बनाने या कोई और फैसिलिटीज देनी है, ये सब पॉलिसीज में है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल एलिमेंट्स में ये उतनी ही असरदार है कि नहीं, इसका ऑडिट शायद मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या ह्यूमन रिसोर्सेज को करना होगा कि क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑन इन स्पिरिट एंड वर्ड दोनों में हो रहा है कि नहीं। दूसरा एक इशू है जो मैटरनिटी का है, वो आपको उसको कैसे हैंडल करना होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ वर्क रहती नहीं है। तो उसमें कॉर्पोरेट्स कैसे उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, स्पेशली द लार्जर कॉर्पोरेट्स जहाँ पे जो सीनियर लेवल वुमेन एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका रोल बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है। तो क्या आप उन्हें कैसा एक माहौल दें कि वो मैटरनिटी लीव लें और फिर बाद में जब तक बच्चे छोटे हैं तब भी वो रहेंगी और फिर वो वर्क ज्वाइन करेंगी, वो गैप को आप कैसे इफेक्टिवली फिल कर सकते हैं। सो आई थिंक ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसे हम किसी की इंटेंट नहीं बताएंगे कि वो गलत करना चाह रहे हैं, बट ये एक प्रैक्टिकल इशू है कि कंपनियां या बिजनेसेस बंद नहीं होने वाले या रुक नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं अगर उस महिला एग्जीक्यूटिव का रिप्लेसमेंट आ जाता है, तो हम्म। वापस जब वो आती है वर्कफोर्स में, क्या उनके लिए जगह बनाई जा सकती है। तो आई हम्म। थिंक मेजर इशू मैटरनिटी लीव का जरूर है। दूसरी चीजें हैं एक माहौल अच्छा बनाना। आई थिंक पॉश जो एक्ट है वगैरह, आई थिंक उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरह किया जा रहा है, उसकी उसकी जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। सो आई थिंक माहौल अच्छा बना हुआ है, लेकिन जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जिसका किसी के पास आंसर नहीं है, वो हम्म। सिचुएशन को कैसे है जब तक हम हैंडल नहीं करेंगे तब तक आप एक कंटिन्यूटी ऑफ वुमेन लेबर बोल रहे हैं, बिजनेस बोल रहे हैं या प्रोफेशनल्स बोल रहे हैं, वहां पे दिक्कत आएंगी। चलिए, एक आखिरी सवाल। देखिए, आज भी कई घरों में बड़े वित्तीय फैसले पुरुष ही लेते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों की अगर हम बात करें, क्या भूमिका हो सकती है जिसमें महिलाएं सेविंग्स, निवेश, लोन से जुड़े फैसलों में ज्यादा सक्रिय बने? तो कविता, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्योंकि हमारा रोजाना इंटरेक्शन होता है क्लाइंट्स के साथ, जहां पे ये पर्टिकुलर पॉइंट एक इसमें हमारे पास लाइव इंटरेक्शन इंटरेक्टिव डेटा है। सो इसमें पॉइंट ये है कि हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं को बैंकिंग इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए और या उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। सो वेल, यहाँ पे मैं एक दूंगा कि विमेन देमसेल्व्स उन्हें खुद से भी थोड़ा इनिशिएटिव लेना होगा। मोस्ट हम्म। ऑफ द केसेस जहाँ हम्म। पे विमेन अगर इन्वॉल्व नहीं है, वो हम्म। इसके लिए इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहती इन्वॉल्व होना। सो हम्म। यहाँ पे थोड़ा हमें विमेन को भी नज करना होगा, उन्हें कहना होगा कि भाई आप जब तक इंटरेस्ट नहीं लेंगी, ये कहना कि भाई सिर्फ माय हस्बैंड हैंडल्स इट, माय फादर हैंडल कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं कि आपको मौका नहीं दिया गया, इट्स जस्ट दैट आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, रुचि नहीं ली है और आपने उसमें इनिशिएटिव नहीं लिया है। तो आई थिंक ये मैं अर्बन मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। रूरल में तो ऑब्वियसली एक अलग अलग ही सिस्टम चलता है जहां वो शायद इन्वॉल्व ना करें और ना हम्म। करना चाहें। लेकिन हम्म। अर्बन सेंटर्स की अगर मैं बात करूं, वहां पे आई वुड से 80% महिलाएं हैं जो इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं या इनिशिएटिव नहीं ले रही हैं। हम्म। 20% ऐसे फैमिलीज होंगी जहाँ पे मेन ऑफ द फैमिली इन्वॉल्व नहीं करते हैं, विमेन चाहती होंगी और इन्वॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन 80% मैं कहूंगा कि महिलाओं ने खुद इनिशिएटिव नहीं लिया और कहते हैं बहुत कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, माय हस्बैंड लुक्स आफ्टर इट, माय फादर लुक्स आफ्टर इट, तो वो लेना नहीं चाहती हैं। सो आई थिंक दैट इज बिल्कुल। समवेयर दैट विमेन खुद को उन्हें इनिशिएटिव लेना होगा। बिल्कुल, खुद जागरूक बनना पड़ेगा और खुद ही बागडोर जो है अपने हाथ में लेनी होगी, तभी जो है ये पूरी तस्वीर बदल सकती है। लेकिन चलिए, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार सवालों के जवाब दिए जाएंगे। विमेंस वेडनेसडे की इस पेशकश में महिला निवेशकों और दर्शकों के सवालों के जवाब हम देंगे, लेकिन इस बीच अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए, और साथ ही यूट्यूब पर देख रही हैं लाइव तो वहां भी अपने सवाल छोड़ सकती है। आपके सवालों के जवाब हम देंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर का विमेंस वेडनेसडे एपिसोड, और अब बारी आती है आपके सवालों के जवाब देने की। हमारे साथ हर्षवर्धन टुंगटा हमारे मेहमान बने हुए हैं जो लगातार आपका मार्गदर्शन करते आए हैं। हर्ष, वेलकम बैक। और चलिए शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। रजनी यादव जी का सवाल हम लेंगे सबसे पहले, और इन्होंने कुछ SIPs अपनी शुरू कर रखी हैं म्यूचुअल फंड्स में, और इनको चाहिए लगभग 1.25 करोड़ 12 साल के आसपास के समय में। और अब पूछ रही हैं कि क्या ये मुमकिन होगा या नहीं होगा। लगभग 30,000 रुपये की ये SIP कर रही हैं हर्ष। इनके पास इन्वेस्को का स्मॉल कैप है, मोतीलाल का स्मॉल कैप, बंधन का स्मॉल कैप है, HDFC का मिड कैप है, एडलवाइस का मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप भी है इनके पोर्टफोलियो में।
और अब ऐसे में फ्लेक्सी कैप भी रखा हुआ है इन्होंने पराग पारेख का। 10% का स्टेप अप भी करेंगी। फिलहाल लगभग 6.25 लाख के आसपास इनके पैसे इकट्ठा हो रखे हैं, और 6.5 लाख के आसपास 1 साल 9 महीने से इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रखी है। तो बताइएगा कैसे आप इनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे, और स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो बना रखा है इन्होंने, इसको कैसे बैलेंस किया जाए? तो कविता, आपने सही कहा कि इनके पोर्टफोलियो में थोड़ा कंसोलिडेशन करने की जरूरत है, क्योंकि ओवरलैप और डुप्लीकेशन दोनों है। सो और दूसरी बात है कि आपने बताया कि स्मॉल कैप में इनका एलोकेशन ज्यादा है। सो यस, इन्हें एलोकेशन भी थोड़ा रैशनलाइज करना चाहिए बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। तो मैं क्या करूंगा, इनका 30,000 की जो एसआईपी है प्लस जो 10% स्टेप अप करना चाहती हैं, ये सिर्फ 5 स्कीम में करें जो हमने इनके पोर्टफोलियो से ही रिटेन किया है। तो इन्हें कोई नया फोलियो वगैरह खोलने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ थोड़े बदलाव करने हैं। किस तरह से करेंगे? 5 स्कीम हम दे रहे हैं जिसमें ये 6,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे हर एक स्कीम में, तो 30,000 रुपया इनका इन्वेस्ट हो जाएगा। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप फंड, इन तीनों में तो वो कंटिन्यू करें, जस्ट अमाउंट चेंज कर दें। एक मिड कैप फंड जो इनके पास है उसमें तो एक बदलाव कर रहा हूं मैं, इनके पास इडलवेज मिड कैप फंड है, उसे हम स्विच करके इडलवेज की एक फैक्टर बेस्ड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि जो ये एक्सपोजर स्मॉल कैप में ले रही थी उनका उतनी वॉलेटिलिटी अगर हम बढ़ाना चाहें पोर्टफोलियो में, तो एक फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड में कर सकते हैं। वो है इडलवेज निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। सो इडलवेज मिड कैप की जगह वो इसमें स्विच कर लें, और एक स्मॉल कैप रिटेन करें, वो है बंधन स्मॉल कैप। तो 5 स्कीम इनके पोर्टफोलियो में रहेगी। वोलेटिलिटी है, ऐसा नहीं है कि हमने उसे रिड्यूस कर दिया, क्योंकि इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था, मैं समझ रहा हूँ कि ये थोड़े ज्यादा रिस्क लेना चाह रही है, तो हमने वो रिटेन किया है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा रैशनलाइज कर दिया है। इन 5 स्कीम के अलावा जितनी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो आप रिडीम कर लें, और उसे लमसम के रूप में इन्हीं 5 स्कीम में वापस इन्वेस्ट कर दें, ताकि आपका गोइंग फर्दर भी आपका पोर्टफोलियो कंसोलिडेटेड रहेगा। आते हैं आपके टारगेट्स की तरफ। आप चाहती हैं कि आपके पास 1,25,00,000 रुपए हो 12 साल बाद, लेकिन अगर हम आज आप जो 30,000 रुपये महीने का कर रही हैं, प्लस अगर 10% स्टेप अप करती हैं हर साल, और अगर हम 12% का अनुमान लगाएं, तो 12 साल बाद आपके पास करीबन 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। आप चाह रही थी 1,25,00,000, उससे तो टारगेट आपका अच्छी कंफर्टेबली आप उससे एक्सीड कर रही हैं। लेकिन अंडरलाइन कंडीशन एक है कि आपको आपका एसआईपी जो है वो हर साल 10% से स्टेप अप करना होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको स्टेप अप करने से फ़ायदा होगा, और एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप अपना गोल जो है उसको रिव्यू करें, और उसके बेसिस पर अपने निवेश को बढ़ाने के बारे में भी सोचें। और फिलहाल तो 10% का स्टेप अप यकीनन करना ही है। हर्ष सुजाता पाटिल का सवाल लेंगे, और इन्होंने निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड 2,000 रुपये की एसआईपी शुरू कर रखी है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 2,000 रुपये, एचडीएफसी मिड कैप 1,000 रुपये, और एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स 1,000 रुपये की इन्होंने एसआईपी शुरू कर रखी है। तो लगभग 6,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन ये 20 से 25 साल तक इन्वेस्ट करना चाहती हैं, और ये लगभग 1.5 करोड़ रुपए चाहती हैं इस पोर्टफोलियो से। सुजाता, अगेन काफ़ी लंबा समय है, और ऐसे में हर्ष, 1.5 करोड़ से ज़्यादा की उम्मीद इन्हें रखनी चाहिए क्या? तो वेल, ऑब्वियसली अगर हम 20-25 साल बाद की बातें कर रहे हैं, तो उसमें 1.5 करोड़ शायद 20 साल बाद या 25 साल बाद वो वैल्यू नहीं रखेगा जितनी वो आज एज्यूम कर रही है। तो यस, आगे जाते हुए उन्हें इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस का टारगेट करना चाहिए कि आगे 20 साल बाद या 25 साल बाद मुझे कितना चाहिए कंसिडरिंग इन्फ्लेशन। नेवरदलेस, शुरुआत के रूप में अगर ये 6,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट कर रही हैं, और ये एक फोकस्ड व्यू ले रही है कि मुझे कॉर्पस इकट्ठा करना है, आई थिंक वो अपने आप में अच्छी बात है। सो बस ऑफ कोर्स एक चीज मैं वैलिडेट करूंगा आपने जो कहा कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें और फिर डिसाइड करें। नेवरदलेस, जो आप कर रही हैं शुरुआत अच्छी है। स्कीम्स पे आते हैं। देखिए, बाय एंड लार्ज 6,000 रुपए के लिए आपको 4 स्कीम्स की जरूरत नहीं है, लेकिन जो 4 स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में है वो चारों अच्छी हैं, तो आप उस लिहाज से कंटिन्यू करें। दूसरी बात, हमने कहा कि आगे जाते हुए आप अपनी एसआईपी बढ़ाएंगी। जब आप एसआईपी बढ़ाएंगी तो इन्हीं स्कीम्स में आप बढ़ाते रहिएगा। सो उसको, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं कहूंगा कि आप ये 4 स्कीम्स कंटिन्यू करें, सिर्फ थोड़ा एलोकेशन हम बदलेंगे। वो इस तरह से करिए, आप एचडीएफसी मिड कैप फंड में आप जहां 1,000 रुपया भी कर रही है उसे 2,000 रुपया कर लीजिए, और निपॉन स्मॉल कैप में जो आप 2,000 कर रही है उसे एक बार घटा के 1,000 कर दीजिए। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि निपॉन में से 1,000 रुपया कम करें स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप में से, और एचडीएफसी मिड कैप में 1,000 रुपया बढ़ा दें। बस ये एक ही बदलाव है जो मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ।
जो आपके टारगेट्स का सवाल है, जो 6,000 रुपये आप आज इन्वेस्ट कर रही हैं, 25 साल अगर हम उसे देखें कि आपको 25 साल बाद चाहिए और आपको 12% का अगर रिटर्न अज्यूम करते हैं, तो आपको करीबन 1,10,00,000 रुपए इकट्ठा होता है। आपको अगर 1.5 करोड़ रुपया चाहिए तो आपको अपनी एसआईपी बढ़ानी होगी। 2,000 रुपया और आप बढ़ाएंगे और सेम अजम्पशन हम लेते हैं, तब आप 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाएंगे 25 साल बाद। और राइट, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ख्याल रखना है और अपने इन्वेस्टमेंट्स में डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और बहुत ज़्यादा फैंसी पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं होती है। आपने स्ट्रॉन्ग कंटेंटर्स पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं जो कि लंबे समय तक आपका साथ देंगे। इस तरह की फंड चॉइसेस हैं। एक और सवाल है हर्ष कविता रघुवंशी का, और इन्हें 20 लाख रुपए लमसम निवेश करने हैं 10 साल के लिए। 10 साल के बाद हर महीने 8,000 रुपये इनको चाहिए होंगे इस निवेश से। कहाँ निवेश करें, कैसे निवेश करें? 20 लाख रुपए बाज़ार के इस समय में कैसे निवेश किए जाए? मेरे ख्याल 20 लाख रुपए, माफ़ कीजिएगा, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि करंट ट्रैजेक्टरी बाज़ार की बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। और फेज़ आउट तरीके से अगर आपको निवेश करना है तो कितने चरणों में करना होगा? क्या 1-1 लाख रुपए 20 महीने में करें या कुछ कम राशि, कुछ ज़्यादा राशि बढ़ाकर इन्हें हर महीने में डिवाइड करें? 10 साल के समय में ये कॉर्पस कितना होगा और उसके बाद ये 8,000 रुपये फिर कैसे निकाल सकेंगी? तो देखिए कविता, लम्स आपको अगर इन्वेस्ट करना है मार्केट में और आप मार्केट को वोलेटाइल समझ रही हैं, सो मैं ये कहूंगा कि हर एक इन्वेस्टर कभी भी मार्केट में आता है, उन्हें ये समझ के आना चाहिए मार्केट हमेशा ही वोलेटाइल रहेगा। मार्केट ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी जब हम कहेंगे कि अभी सारी प्रॉब्लम्स दुनिया की खत्म हो चुकी हैं, अब मार्केट फिक्स डिपॉजिट जैसे हर साल का 1% से ग्रो करेगा। वैसा नहीं होने वाला। बहुत बड़ी दुनिया है, हम पूरी ग्लोबली इंटरकनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में कहीं ना कुछ दिक्कत होने वाली है और जिसका असर हमेशा रहने वाला है। तो मार्केट तो हमेशा वोलेटाइल रहने वाला है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी ऐसा पीरियड मैं जानता हूं जहां पे मार्केट वोलेटाइल नहीं था और सब कुछ पूरी दुनिया में अच्छा था। इस बात को जानते हुए हम अगर मार्केट में आ रहे हैं तो हमें अपने अप्रोच चेंज करना होगा, हमें हमारी स्कीम्स की सिलेक्शन चेंज करना होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज करना होगा। मेरा सुझाव है कि अगर ये लमसम करना चाह रही हैं और 10 साल का टाइम होराइजन है और अगर इनमें वो मार्केट वोलेटिलिटी थोड़ी बहुत भी हैंडल करने की कैपेसिटी है, तो मैं कहूंगा कि लमसम के रूप में आप इन्वेस्ट करें। लेकिन जो स्कीम सिलेक्ट करें वो बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड टाइप की स्कीम्स लें, ताकि उसमें आपको इक्विटी डेट प्रेशर मेटल्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो प्योर इक्विटी एक्सपोजर नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आप लमसम के रूप में कर रही हैं। जितना इक्विटी एलोकेशन होगा उतना ही परसेंटेज आपका मार्केट में डायरेक्टली जाएगा, क्योंकि लंबी अवधि का टाइम होराइजन है आपके पास। हम मानते हैं कि 10 साल बाद इंडियन इकोनॉमी जो आज है उससे कई ज्यादा आगे होगी। तो अगर ये सारे अजम्पशन से आप अगर कंफर्टेबल हैं या आप अग्री करती हैं, तो लमसम के रूप में आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। और ये 20 लाख जो आपको इन्वेस्ट करना है वो 5 लाख इंटू 4 स्कीम्स, 10 लाख आप डाल दीजिए बैलेंस एडवांटेज फंड में और 10 लाख मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में। स्कीम्स के नाम बता दूं मैं, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड एंड एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। इन दोनों में 5-5 लाख इन्वेस्ट करिए। ये बैलेंस एडवांटेज फंड डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्कीम्स में है, कैटेगरी में आती है। और दूसरा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, उसमें व्हाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एंड निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसमें 10 लाख जो 5-5 लाख के रूप में आप करेंगी, इससे आपको इक्विटी डेट प्रेशियस मेटल्स सबका एक्सपोजर मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स के बेसिस पे आप मार्केट्स में लमसम के रूप में कर सकती हैं। अब आते हैं 10 साल बाद। 10 साल बाद जब आपको पैसों की जरूरत है, आपके पास 2-3 ऑप्शन है। एक है कि आप इन्हीं स्कीम्स में रहने दें और इन्हीं में से आप एसडब्ल्यूपी सेटअप कर लें, जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। जो भी रकम आपको चाहिए इन्हीं स्कीम्स में से आप निकालते रहें, ताकि जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हुआ हुआ है वो वैसे का वैसे कंटिन्यू करेगा, मार्केट्स में एक्सपोजर वैसे ही रहेगा और आप अपनी छोटी रकम जो हर महीने की चाहती है निकालती रहेंगी। दूसरा ऑल्टरनेटिव है, अगर आपको उस समय रिस्क नहीं चाहिए, वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, तो आप पूरा का पूरा पैसा फिर डेट फंड में स्विच करें और डेट फंड में से आप एसडब्ल्यूपी सेटअप कर लें। तीसरा ऑप्शन ऑफ कोर्स है कि आप फिक्स डिपॉजिट करें, वहां से इंटरेस्ट ले लें। और ऑप्शंस हैं कि आप रियल एस्टेट में डाल के रेंट ले लें। बट हालांकि हम इतनी सारी ऑप्शंस को 10 साल बाद क्या करेंगे उसकी आज बात नहीं करेंगे। एक मोटा मोटी आउटलुक दे दिया आपको। क्लोजर टू रिटायरमेंट या क्लोजर टू 10 साल बाद जब आपको पैसे चाहिए, उस समय आप अपनी स्ट्रैटेजी उस समय डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन व्हाट योर रिस्क प्रोफाइल इज, व्हाट द फंड वैल्यूज आर एंड मार्केट का आउटलुक उस समय क्या रहेगा।
और राइट, मेरे ख्याल से काफ़ी डिटेल में आपको हर्ष ने बात समझा दी है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई हो, और अगर नहीं तो अपने सवाल आप वापस भेज सकती हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे झटपट शो का। हर्ष, ये है कृति जोशी बरेली से, 38 साल की इनकी उम्र है। इन्होंने अपनी एसआईपी की डिटेल्स दी हैं। 6 फंड्स में एसआईपी कर रही हैं, 22,000 रुपये हर महीना। 4 महीने से शुरू किया है, 10 साल का इनका टाइम होराइजन है। रिव्यू करना है और साथ ही 2,000 रुपये और इन्वेस्ट करने की भी इनकी मंशा है। बताइए। तो देखिए कविता, बाय एंड लार्ज तो मुझे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं लग रही है। सिर्फ एक दो छोटे चेंजेस बता रहा हूं मैं, जस्ट टू अलाइन द पोर्टफोलियो बेटर। आप आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप से स्विच कर लीजिए दूसरी स्कीम में, जो आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप है। सो आई एम ओनली स्विचिंग वन। ओके। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप से आप स्विच करके आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप में करिए। हम्म। एंड क्वांट स्मॉल कैप की जगह पे आप बंधन स्मॉल कैप या एसबीआई स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। सो क्वांट से निकल जाए, या और जो स्मॉल कैप आपको चाहिए उसमें बंधन या एसबीआई स्मॉल कैप लें। जो फ्रेश एडिशनल उनको 2,000 रुपए करने हैं, मेरा सुझाव रहेगा कि मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड जो इनके पास है उसमें ये पैसे डालें, ताकि इनका एलोकेशन टुवर्ड्स प्रेशियस मेटल्स कम टू अराउंड 20% ऑफ देयर एलोकेशन ऑफ ओके, टोटल पोर्टफोलियो। बाकी आई डोंट थिंक एनी अदर चेंजेस आर रिक्वायर्ड। चलिए, गुड न्यूज़ कृति, यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सो ऑल द बेस्ट एंड कैरी ऑन विथ योर इन्वेस्टमेंट्स। इसी के साथ हर्ष, शुक्रिया आज शो पर शिरकत करने के लिए और निवेशकों को मार्गदर्शन देने के लिए। धन्यवाद। और मुझे भी आज की इस पेशकश में इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से नोट डाउन कर लें हमारा व्हाट्सएप नंबर, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं। नमस्कार।